आइए रुक कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का। और हमारा विशेष जुड़ा है महाराष्ट्र की ही राजनीति से और कहता है महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीपी के नेता प्रोफेसर नवीन कुमार। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, ये कहा जा रहा है इस बात को लेकर कि शरद पवार को तो राजनीति में माहिर माना जाता है और उनके साथ जो हुआ है या एनसीपी के साथ जो हुआ है, अजीत पवार ने जो कदम उठाया है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भाई एनसीपी के ऊपर जो राजनीति की जो बाजी है वो शहमाग का खेल तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन उनकी बाजी उन्हीं पर पलट दी गई है। ममता चोपड़ा जी, ये महाराष्ट्र में जो राजनीति को उठा पटक कर आज हुआ है उसके पीछे मूलतः 3 फैक्टर काम कर रहा है। पहला तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एनसीपी के नेताओं को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था। अब उन्हें अपने साथ सरकार में ला करके अपनी भूल को सुधार रहे हैं। दूसरी चीज है कि एक आशंका ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में शिंदे सरकार मुश्किल दौर में पहुंचने वाली है, कठिनाई उन्हें होगी, तो 40 विधायकों का डैमेज कंट्रोल कहां से किया जाए, वह एनसीपी के तरफ से उनको सपोर्ट मिलने की आशा जगी। तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि पवार साहब ने ये कहा, पवार साहब की उपयोगिता तो अब शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी टूटी कहां है, वैधानिक मान्यता किसको मिली है, अभी इस पर नहीं जाइए। अब अजीत पवार साहब के बारे में एक बात आपको समझनी होगी कि अजीत पवार समय समय पर अलग अलग पार्टी में डिप्टी सीएम रहे हैं, यानी बहुत ही कद्दावर नेता हैं और उनकी उपयोगिता महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता अजीत पवार साहब को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। तो यह तो एनसीपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 3 बार वो डिप्टी सीएम रहे हैं, तीनों बार डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ रहे। तो एनसीपी बहुत ही ताकतवर है। आज जो आपको बिखराव दिख रहा है, कुछ 1-2 दिन में देख लेंगे जब मीटिंग होगी। 6 तारीख को संभवतः मीटिंग बुलाए हैं जी। उसमें पार्टी जन का क्या निर्णय होता है उसी आधार पर किसी भी गुट को वैधानिकता स्वीकार की जाएगी। ये तो चलिए प्रोफेसर साहब, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और जैसा आपने अभी बात की कि प्रधानमंत्री ने इस बात को भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठाया था, तो शिवम जी यहीं से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि भाई जो नेता शामिल हुए हैं अजीत पवार के साथ भाजपा सरकार में, उनमें से बहुत सारे नेता तो ऐसे ही हैं जिनके खिलाफ ईडी के केसेस चल ही रहे थे। मुझे लगता है कि अगर किसी के खिलाफ ईडी के केसेस चल रहे थे तो वो ईडी के केसेस चलेंगे ही, उसको लेकर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसको लेकर एजेंडा क्लियर है सरकार का कि चाहे कोई भी हो, पार्टी से बाहर हो, विपक्ष में हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई केसेस है तो वो लगातार चलते रहेंगे, उसी प्रक्रिया के तहत चलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि अगर जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, जिस तरीके से विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक जो है बुलाई गई पटना में और राहुल गांधी को एक तरीके से पेश करने की कोशिश की गई कि भाई उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए, तो पार्टी में फूट है। कहीं ना कहीं लगा जिस तरीके से अजीत जी को कि नहीं ये सही नहीं है, और उन्होंने मुझे लगता है अभी जितना भी कंफर्म लेकिन शिवम जी ये बात तो चलो ठीक है, अंदरूनी कलह किसी भी पार्टी में हो सकती है, नाराजगी किसी में भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त पर जबकि शिंदे भाजपा सरकार महाराष्ट्र में स्थिर तौर पर चल रही थी, ऐसा क्यों हुआ? राजनीति में ऐसा क्या सोच सामने आ रही है जिसके आधार पर अजीत पवार को बीजेपी ने अपनी सरकार में शामिल कर लिया है? क्या सोच है, क्या कारण रहा? ये भी सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। इसमें इनकी अपनी निजी अंदरूनी कलह रही, जिसके बाद जो है इस तरह का फैसला जो है लिया गया अजीत पवार जी की तरफ से। और कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो स्वागत है। अगर किसी को कोई जो थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है या बनाने की कयावत की जा रही है, अगर कोई उससे खुश नहीं है या फिर यूं कहिए कि उनकी पार्टी में अपने तमाम निर्णयों से खुश नहीं है, तो कोई भी पार्टी जो चाहे सत्ता दल हो चाहे विरोधी दल हो, अगर उनके पास कोई आता है तो सब इसको स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से इसका स्वागत करती है और ठीक है।
अगर वो आए तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी हुए हैं और मिलकर सरकार के साथ काम करेंगे और महाराष्ट्र के लिए जो हमारी चीजें हैं उनको लगातार हम लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ऐसा नहीं है। हाँ, लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आज जैसे अजीत पवार जी आए हैं कल या फिर कोई और आता है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत जी, यानी कोई भी आना चाहता है विकास की बात करके भाजपा में, तो शिवम जी आपका मानना है कि भाजपा उनका स्वागत करेगी। उनके बैकग्राउंड कुछ भी हो सकती है लेकिन उनका स्वागत किया जाएगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास प्रोफेसर साहब, एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आज जब बात हुई, जब ये मुद्दा सामने आया तो एक बड़ा सवाल जाहिर है कि सामने आना ही है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। वो बात आपने कहा बात की बात है, अभी तो टूटी नहीं है पार्टी, तो ऐसे में ये जरूर अंदाजा दीजिए हमें कि आज की तारीख में एनसीपी के साथ, शरद पवार के साथ कितने आपके विधायक जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर हम अजीत पवार गुट की बात करते हैं तो भाई वो तो 40 तक का आंकड़ा सामने लेकर आ रहे हैं कि हमारे साथ तो इतने समर्थन है, इतने विधायकों का वो दावा कर रहे हैं। शरद पवार के साथ कितने विधायक हैं? ममता जी, यही तो सोचना है कि जो आगे शिंदे सरकार पर आफत जो आने का अंदेशा है, वह 40 विधायकों को अयोग्य साबित करने का ये आशंका जो है, जिसके कारण वह डैमेज कंट्रोल के लिए 40 विधायकों की बात हमेशा दोहराई जा रही है और कुछ नहीं है। एक्चुअली आज जो एनसीपी के लोगों को अपनी ओर मोड़ रहे हैं, वह सिर्फ शिंदे सरकार को सुरक्षा देने के लिए, सरकार संकट में आने की आशंका है जिसके कारण ये हलचल होगा। तो ऐसे में जब पार्टी का, चलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार संकट में आ रही है, हालांकि शिवम जी आपके पास मैं आऊंगी सवाल को लेकर, लेकिन आप कह रहे हैं कि संकट आ रहा है भाजपा की सरकार पर, इसलिए ये कदम भाजपा की ओर से उठाया गया। अभी कौन सा ये बदलाव की जरूरत थी जो अजीत पवार साहब को ज्वाइन कराया गया, उनके लोगों को ज्वाइन कराया? ये बात वही है, बहुत गिरा करके वही है कि भाई सरकार की सुरक्षा चाहिए, डैमेज कंट्रोल पहले से तैयार करके बीजेपी रखना चाह रही है और कोई वजह नहीं है। तो शिवम जी आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या सिर्फ सरकार बचाने की एक कवायद है, डैमेज कंट्रोल की एक कवायद है? क्योंकि ये बात आज हमने सुना है कि राउत साहब ने भी इस बात को जोर शोर से सामने रखा मीडिया के सामने कि शिंदे सरकार जाने वाले हैं, उनके विधायकों को तो घोषित कर दिया जाएगा कि उनकी अवैध पात्रता है, और ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इन एडवांस स्टेप उठा रही है भाजपा। मुझे लगता है कि राउत साहब ने पहले भी इस बात को कहा था, जब लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी तो उस बार भी राउत साहब ने यही कहा था कि आज ये सरकार जाने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी दी ये देश ने देखा है। मुझे लगता है उस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न दिया जाते हुए एक चीज बहुत साफ है, मुझे लगता है सरकार कहीं नहीं जा रही है। सरकार पहले भी कहीं नहीं गई थी जब संजय राउत इस बात को कह रहे थे, सरकार आज भी कहीं नहीं जा रही है और कल भी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन विचारधारा को बढ़ाने के लिए अगर अपने दल में कुछ लोगों के साथ परेशानी है और वो इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पॉलिटिकल जो पंडित हैं उसको अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान नहीं है ये। भाई भारतीय जनता पार्टी के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। जो अजीत पवार जी का प्लान था या फिर उनके यहां पर जो परेशानी थी या जो उनकी पार्टी में दिक्कत थी या उनके संगठन में दिक्कत थी, 40 से ज्यादा लोग अगर उठकर यहां पर आए तो सोचिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, पार्टी किसी की बपौती नहीं होती है। अब उनके पास अगर 6-7 ही विधायक रह गए हैं और दूसरे खेमे में 40 विधायक आ गए हैं, तमाम बड़े नेता आ गए हैं, विधानसभा नेता आ गए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ गए हैं, तमाम लोग जब इधर हैं और जो पूर्व मिनिस्टर्स रहे वो लोग इधर आ गए हैं, तो लोकतांत्रिक तौर पर पूरी एनसीपी ही ये है, ओरिजिनल एनसीपी ही ये है। आज के हालात ये हैं। हालांकि बैठक के बाद और मुझे लगता है तमाम चीजें आगे कोर्ट में जाएंगी, वो साबित तभी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकतांत्रिक हिसाब से, तो जहां जिसके पास नंबर्स हैं, जिसके पास संगठन के ज्यादा लोग हैं, जिसके पास संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, पार्टी अल्टीमेटली उन्हीं की होनी है। और यही काम पिछले दिनों शिवसेना के साथ भी हुआ है। तो मैं सिर्फ ऐसा मानता हूं कि यहां पर जो तमाम चीजें हुई हैं इसको सिर्फ इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। इसमें सरकार बचेगी या सरकार बचाने की वजह से एडवांस ये सब किया गया, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पहले भी तमाम तरह के क्रिटिसिज्म ऐसे हुए हैं, लेकिन यहां पर लेकर बात बहुत क्लियर है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर जो है एनसीपी में एक लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। सुनने में जो तमाम चीजें आ रही है, राहुल जी से नाराज थे, या फिर यूं कहिए कि जिस तरीके से पार्टी में परिवार को ही बढ़ावा दिया गया उससे नाराज थे, तमाम लोगों को इग्नोर किया गया। तो अगर लोगों को इस बात से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो लोग लोकतांत्रिक तौर पर स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। ऐसे में प्रोफेसर साहब के जो तर्क अजीत पवार की ओर से भी दिए जा रहे थे, उनसे भी कितने सहमत लगते हैं आप? क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्टी की,
जब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, पार्टी किसके पास रहेगी, क्या पार्टी टूट जाएगी इत्यादि, ये सवाल शरद पवार के सामने भी आज उठाए गए हैं, जब उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर अजीत पवार से लड़ाई नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन इस बात के क्या मायने हैं? नहीं, ये तो अजीत पवार साहब का एक लाइन बहुत अच्छा है कि जैसे ही हमारे शरद पवार साहब की नजदीकियां बढ़ी राहुल गांधी जी से, वो अखड़ा। ये एनसीपी के कई नेताओं को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने भी काफी दबाव डाला पवार साहब को कि वो खुली चुनौती देने के लिए सामने आए, नेतृत्व संभालें, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके कारण ये समय निकलता चला गया और ये विघटन के करीब हम लोग पहुंचे हैं। हालांकि अभी वैधानिकता बहुत सारा प्रोसेस है, इसका इतना आसान नहीं है। पवार साहब को मात देना बहुत मुश्किल होता है, तो आगे देखा जाएगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ऐसे में जब अजीत पवार ये कहते हैं कि शरद पवार को भी, जाहिर है ये काम व्यक्ति ये सोचता है कि शरद पवार जैसे एक दिग्गज राजनीतिज्ञ, क्या उनको अंदेशा नहीं हुआ इस बात का कि इतना बड़ा कदम उनके पार्टी के इतने सारे नेता मिलकर उठा सकते हैं, खासकर छगन भुजबल जैसे नेता जिन्होंने पार्टी उनके साथ खड़ी की थी, या फिर प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज जिनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इतने दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना छोटी बात नहीं है। जाहिर है कोई ना कोई हलचल तो रही होगी ना पार्टी में। नहीं, ये सही है कि काफी बड़े बड़े नेता आ गए हैं, लेकिन अभी उनका जाना नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनकी वैधानिकता स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी तो एक सेक्शन ये शपथ लिया है, उनकी वैधानिकता उस रूप में होगी जब वो पार्टी का सिंबल ले लेंगे, सारी चीजें पार्टी का शिफ्ट कर जाएगा, तो बातें समझ में आएगी कि टूटी। अभी पार्टी टूटी कहाँ है? पार्टी का कुछ नेता शपथ ग्रहण समारोह में गए, शपथ लिए। मतलब आपको क्या भी उम्मीद है कि ये नेता जो गए हैं ये वापस भी आ सकते हैं? इनमें से 9 विधायकों ने तो मंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, ममता जी पहले भी शपथ ले चुके हैं, ये डिप्टी सीएम का शपथ ले चुके हैं जी। ऐसी बात नहीं कि पहली घटना उनके साथ हुई है, पहली और आखिरी घटना उनके साथ ये नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि घर में थोड़ा सा दुराव होता है, ऊपर नीचे बातें होती है, मिल बैठकर हम लोग दूर कर लेंगे, बहुत जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी शिवम जी, एंड में आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे जरूर, क्योंकि ये बात भी सामने आती है कि जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी ने ऐसा किया ही क्यों है, लेकिन राजनीति में यह भी कहा जाता है कि भाई अब राजनीति में सोच अलग हो जाती है, विचारधाराएं शायद मायने ही नहीं रखती हैं, जबकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक ठोस विचारधारा के साथ राजनीति करने में विश्वास रखती है। ऐसे में अलग अलग एनसीपी को साथ लेना क्या इस बात को पुख्ता नहीं करता है कि कहीं ना कहीं विचारधारा के मोर्चे के ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या ये इस बात को साबित नहीं करता, या फिर आप मानते हैं कि उनको आपकी विचारधारा के अनुसार चलना होगा? भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आता है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 1952 में जो एजेंडा तय करे थे जब जनसंघ था, उससे लेकर आज अगर 2023 में भी बात करें तो उन्हीं मुद्दों पर बात होती है, उन्हीं मुद्दों पर बहस होती है और उन्हीं मुद्दों को पूरा किया जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर मैं 1970 का भी आपको एग्जाम्पल दूं तो 1970 में ये पूरा देश और पूरे देश के वोटर जो हैं कांग्रेस के थे। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ कमोबेश सारे लोग हैं, तो नेता भी कहीं ना कहीं जो लोग अपने लोगों को सर्व करते हैं, अपने लोगों के बीच से निकल कर आते हैं, उनको भी पूरा अधिकार है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। लेकिन विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जो थी वो किसी एक नेता के आने से ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना आगे किया जाएगा और ना पूर्व में भी किया गया है। 2014 के बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना विस्तार किया है उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए भी, लेकिन जहां तक बाय एंड लार्ज जो हमारे मुद्दे रहे उन पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, उन पर कभी कोई चेंज नहीं आया। आज अभी तो बहुत ही रिसेंट अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट विषय तो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 2014 का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के आने जाने से बदला या नहीं बदला नहीं है। जो 1948 में बात हो रही थी, जो 1952 में जनसंघ ने बात की थी, जो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी, वही आज पूरा हो रहा है। नेता जरूर इधर से उधर हुए हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर ना ही तो कभी कॉम्प्रोमाइज पूर्व में किया है और ना आगे करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब देखना होगा कि खास तौर पर एनसीपी के पाले में किस तरीके की हलचल होती है, कितने विधायक शरद पवार के साथ रहते हैं और कितने विधायक अजीत पवार का हाथ पकड़ते हैं, देखना होगा। ये